अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज जिक्र हो जाए उस फिल्म का जो साल 1961 में पहले नंबर पर रिलीज हुई। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आपके लिए इस फिल्म के हवाले से सब कुछ है, सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जनाब, इस फिल्म का नाम था सुरैया। सुपरहिट फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म के प्रोड्यूसर मुजद्दिद अली थे, जिसकी हिदायतकारी शबाब कैरानवी ने की। इस फिल्म की कहानी शबाब कैरानवी ने लिखी, जबकि डायलॉग शातिर गजनवी और शबाब कैरानवी ने मुश्तरका तौर पर लिखे। इस फिल्म के कैमरामैन ए हमीद थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। इस फिल्म में किन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, आइए देखते हैं। इस फिल्म के नुमायां अदाकारों में नैयर सुल्ताना, हबीब, असद बुखारी, असलम परवेज, जीनत, अली बाबा, शहजाद, नासिरा, रुखसाना, आजाद, मास्टर जिमी और रंगीला शामिल थे। जबकि मेहमान अदाकारों में यास्मीन, सलमा मुमताज, जहूर शाह, अबू शाह, सुल्तान खुसट और बिब्बो शामिल थे। इस फिल्म के जरिए अदाकार असद बुखारी ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। इस फिल्म की अहम बात यह भी थी कि अदाकार हबीब और अदाकारा नैयर सुल्ताना ने इस फिल्म में यंग टू ओल्ड कैरेक्टर अदा किए। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सादार थे, आइए देखते हैं। इस फिल्म के गानों की शायरी गुलाम रब्बानी, शबाब कैरानवी और आदिल ने की, जिनका म्यूजिक अख्तर हुसैन अखियां और मोहम्मद अली मुन्नू ने तरतीब दिया। गुलकारों में कौसर परवीन, नसीम बेगम, आयरन परवीन और मुनीर हुसैन के नाम शामिल थे। नाजरीन, इस फिल्म में इनफरादी तौर पर आयरन परवीन ने एक, मुनीर हुसैन ने एक, कौसर परवीन ने एक और नसीम बेगम ने 2 सोलो गीत गाए। जबकि कौसर परवीन और आयरन परवीन ने एक और आयरन परवीन और मुनीर हुसैन ने एक 2 गाना गाया। अब आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म की स्टोरी पर। इस फिल्म की कहानी यूसुफ, अदाकार हबीब और सुरैया, अदाकारा नैयर सुल्ताना की बचपन से शुरू हुई मोहब्बत से शुरू होती है। बचपन बीता आई जवानी, बोलो क्या इकरार करूं, बोलो क्या इकरार करूं। बचपन से एक दूसरे को चाहने वाले यूसुफ और सुरैया में जुदाई की दरार तब पड़ती है जब सुरैया का सख्त गिर भाई तौफीक, अदाकार आजाद, उसकी शादी दिलशाद, अदाकार असद बुखारी से तय कर देता है। और इस बात की वजह सिर्फ ये होती है कि माजी में यूसुफ का दादा सुरैया के दादा पर केस कर देता है, और यही बात दोनों खानदानों में नफरत की वजह बनती है। इसके बावजूद यूसुफ अपनी मां अदाकारा बिब्बो को रिश्ते के लिए भेजता है, मगर सुरैया का भाई उसकी मां को बेइज्जत करके निकाल देता है, और इस मामला में अपनी बीवी अदाकारा सलमा मुमताज की भी नहीं सुनता। अल मुख्तसर के सुरैया दिलशाद के साथ ब्याह कर लाहौर चली जाती है। भैया की लाडली हो जी भाभी की प्यारी। इधर यूसुफ की मां भी यूसुफ की शादी यास्मीन, अदाकारा यास्मीन से कर देती है। शादी के चंद रोज बाद सुरैया का ससुर फौत हो जाता है, जिस पर दिलशाद की फूफी अदाकारा जीनत सुरैया को मनहूस करार देती है, मगर उस घर में उसकी जेठानी रजिया, अदाकारा नासिरा, हमेशा उसकी दिलजोई करती है। कुदरत का खेल यूसुफ को दिलशाद के दफ्तर में मैनेजर बना देता है, जिस पर यूसुफ अपनी बीवी यास्मीन को लेकर लाहौर शिफ्ट हो जाता है। 1 साल बाद सानेहा ये होता है कि यूसुफ की बीवी यास्मीन बच्चे को जन्म देकर मर जाती है, जबकि दिलशाद की बीवी सुरैया मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। यूसुफ को बच्चा पालने की फिक्र होती है, जबकि दिलशाद को बीवी का गम खाया जाता है। और वहीं दिलशाद की फूफी का जवाई
اداکار علی بابا دونوں کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ چونکہ یوسف کے بچے کی ماں نہیں اور دلشاد کا بچہ نہیں، اس لیے یوسف اگر بچے کی پرورش ماں کی گود میں کرنا چاہتا ہے تو اپنا بچہ دلشاد کو دے دے۔ دلشاد اس بات پر تھوڑا رد و قت کرتا ہے مگر یوسف مان جاتا ہے اور یوں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ دلشاد کو اس بات پر بعد میں ندامت ہوتی ہے کہ اس نے یوسف سے اس کا بچہ چھین لیا، اسی وجہ سے وہ یوسف کو بچے سے ملنے کی اجازت دے دیتا ہے، مگر اس کے گھر سریا اور یوسف کا ٹاکرا ہو جاتا ہے جس پر دونوں کو دھچکا لگتا ہے۔ دلشاد کی پھوپھی کا جوائی بلند اقبال علی بابا اپنی ساس اداکارہ زینت کو بتا دیتا ہے کہ دلشاد نے یوسف یعنی سریا کے عاشق کو مینیجر رکھا ہوا ہے اور اسے گھر بھی بلایا تھا۔ آج میرے منہ کی سالگرہ ہے، ہر لب پہ دعا ہے، جیو جیو رے للا۔ بچے کی سالگرہ کے موقع پر سریا کا بھائی توفیق یوسف کو وہاں دیکھ لیتا ہے، جس پر وہ سریا کو خوب لان تان کرتا ہے اور اس پر بد چلنی کا الزام لگاتا ہے۔ کمرے میں ہو رہی یہ تمام باتیں دلشاد کی پھوپھی دلشاد کو بھی سنوا دیتی ہے، جس پر دلشاد سریا کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس سے بدظن ہو جاتا ہے۔ دلشاد ایک رات یوسف کے بچے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر سریا اسے روک دیتی ہے۔ دلشاد پستول لے کر یوسف کو مارنے نکلتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی مشتاق اداکار شہزاد اسے منع کرتا ہے، جس پر دلشاد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لیتا ہے۔ بچے کی بیماری کی وجہ سے بلند اقبال سریا سے بھی پیسے اینٹ لیتا ہے اور یوسف کو بچے کی بیماری کا بتا کر اس سے بھی پیسے ٹھگ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سریا کو یوسف کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ لاڈلے میرے لاڈلے، چل سپنوں کے دیس۔ یوسف اپنے بچے کی محبت میں رات کو سریا کے کمرے میں داخل ہوتا ہے مگر دلشاد کے گھر والے بچے کے رونے کی آواز سن کر کمرے میں آ جاتے ہیں اور سریا اور یوسف پر بدکاری کا الزام لگا کر یوسف کو مارتے ہوئے نیچے پھینک دیتے ہیں اور بچہ چھین کر سریا کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ سریا بچے کی جدائی میں نیم پاگل ہو جاتی ہے۔ کتنا بے درد یہ زمانہ ہے، بے گناہ ظلم کا نشانہ ہے۔ ادھر یوسف روزانہ بچے کو چھپ کر ملتا ہے مگر ایک دن مشتاق اسے دیکھ لیتا ہے اور خوب مارتا ہے۔ اس پر بلند اقبال گھر والوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ بچہ یوسف کا ہی ہے مگر اصل صورتحال نہیں بتاتا، جس پر سریا کا کردار مزید مشکوک ہو جاتا ہے اور گھر والے بچے سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔ بلند اقبال بچے کو اس کے ماموں توفیق کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ سریا ایک نیک دل ڈاکٹر اور اس کی بیوی کے ہاتھ لگ جاتی ہے جو اس کا علاج کرتے ہیں۔ سریا کا بھائی جسے بلند اقبال کے بتانے پر سریا کی پاک دامنی پر یقین ہو جاتا ہے، وہ سریا کو ڈھونڈنے کے لیے اخبار میں اشتہار دیتا ہے، جسے دیکھ کر ڈاکٹر اور اس کی بیوی اسے لاہور بلاتے ہیں جہاں پر دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں۔ سریا اپنے بھائی کو دیکھ کر ٹھیک ہو جاتی ہے مگر بدقسمتی سے سریا کا بیٹا پیچھے گم ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور سریا بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بھائی توفیق کی بیٹی نجمی اداکارہ رخسانہ بھی جوان ہو جاتی ہے جو ایک نوجوان سلیم اداکار اسلم پرویز سے محبت کرتی ہے۔ یہ سلیم اصل میں سریا اور یوسف کا ہی بیٹا ہوتا ہے جو گم ہو جانے کے بعد یوسف کو مل جاتا ہے اور یوسف اسے پال کر جوان کرتا ہے۔ نجمی سلیم کو چائے پر بلاتی ہے جہاں سریا اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان دیکھ کر جذباتی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بیٹے کے ماتھے پر بھی چوٹ کا نشان ہوتا ہے۔ ادھر بلند اقبال اور دلشاد کی پھوپھی مزید بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ساس اور جوائی میں کسی بات پر تکرار ہو جاتی ہے جس پر ضمیر کے بوجھ تلے دبا اور ندامت کا مارا بلند اقبال پھوپھی کو تمام سچائی بتا دیتا ہے، جس پر پھوپھی بھی سریا پر کیے گئے ظلم پر شرمندہ ہوتی ہے۔ سریا اپنے بھائی سے نجمی اور سلیم کے رشتے کی بات کرتی ہے جس پر اس کا بھائی اپنی سابقہ کوتاہیوں کی وجہ سے کھلے دل سے اسے نجمی کے رشتے کی بات پکی کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ سلیم اپنے باپ یوسف کو لے کر توفیق مرزا کے دروازے پر پہنچتا ہے مگر یوسف گھر دیکھ کر اندر جانے سے ہچکچاتا ہے۔
आखिर बेटे के मजबूर करने पर वो अंदर चला जाता है। तौफीक मिर्जा और सुरैया यूसुफ को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। इसी दौरान बुलंद इकबाल भी वहां आ जाता है, जहां वो सलीम को पहचान जाता है और सुरैया से कहता है कि यही तुम्हारा खोया हुआ बेटा है। यह सुनकर तौफीक यूसुफ पर अगवा का इल्जाम लगाकर उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है, मगर सलीम बाप की मोहब्बत में उसके पीछे चला आता है। पीछे बुलंद इकबाल सुरैया और उसके भाई को तमाम सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर वो भी शर्मिंदा होते हैं। तौफीक मिर्जा बाहर आकर यूसुफ से माफी मांगता है। इस दौरान सुरैया का जेठ मुश्ताक, उसकी बीवी रजिया और फूफी भी वहां आ जाते हैं, जो सुरैया और यूसुफ से माजरत करते हैं और यूं इस कहानी का खुशी खुशी इंजाम होता है। नाजरीन, एक जबरदस्त स्टोरी, बेहतरीन मौसीकी और शानदार अदाकारी से भरपूर यह फिल्म अपनी मिसाल आप थी। नैयर सुल्ताना की जज्बात निगारी इस फिल्म में उरूज पर थी, जबकि हबीब ने इस फिल्म में एक्टिंग की वो मिसाल कायम की कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ज़हरे इश्क में मैंने हबीब को जितना कोसा था, आज मैं ये इतराफ करने पर मजबूर हूं कि ओल्ड इज गोल्ड। ज़हरे इश्क से लेकर सुरैया तक हबीब की अदाकारी में जितनी इंप्रूवमेंट हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। असद बुखारी की अगरचे ये पहली फिल्म थी, मगर उनकी भरपूर और जानदार अदाकारी ने कहीं भी ये शुबा नहीं होने दिया कि वो पहली बार कैमरे का सामना कर रहे हैं। फिल्म के हर सीन में वो एक मंझे हुए अदाकार दिखाई दिए। आजाद अपने किरदार में नगीने की तरह फिट थे। अली बाबा ने शुरू में एक लालची और लगाई बुझाई करने वाले करैक्टर से लेकर आखिर में एक नेक इंसान बनने वाले किरदार में गजब की अदाकारी की। जीनत रवायती सहेली के किरदार से तब्दील हुई और एक चालाक बुढ़िया के किरदार में कमाल कर गई। असलम परवेज और रुखसाना की एंट्री अगर मेहमान अदाकार के तौर पर कही जाए तो गलत ना होगा, मगर थोड़े में ज्यादा वाली बात इन पर पूरी फिट होती है। खास तौर पर जब हबीब को धक्के देकर घर से बाहर निकाला जाता है, तो उस वक्त असलम परवेज का गुस्सा देखने वाला होता है। नासिरा जिठानी का किरदार खूब निभा गई। हालांकि उम्र के हिसाब से वो पूरी फिल्म में नैयर सुल्ताना से छोटी ही लगती रही। रंगीला का ये फिल्मी अवाइल दौर था, इसलिए छोटे रोल में भी फिट रहे। मेहमान अदाकारों में सलमा मुमताज, बिब्बो, सुल्तान खुसट और मेरी फेवरेट यास्मीन के किरदार अगरचा मुख्तसर थे, लेकिन भरपूर थे। अल मुख्तसर ये कि ये खूबसूरत और फैमिली फिल्म थी, जो हकीकत में 1961 का एक अच्छा आगाज थी, और ये हमारे माजी की एक खूबसूरत और फखरिया याद भी बन गई, जिस पर बजा तौर पर हम फख्र कर सकते हैं। नाजरीन, ये फिल्म 13 जनवरी 1961 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की गई। अपनी लाजवाब स्टोरी, शानदार डायलॉग, उम्दा मौसीकी, जानदार अदाकारी और बेहतरीन डायरेक्शन के साथ इस फिल्म ने 1961 का आगाज निहायत शानदार तरीके से किया। बावजूद इसके कि इस फिल्म का थीम कहीं कहीं 1955 की नजीर और स्वर लता की फिल्म नौकर से टकराता हुआ दिखाई दिया, मगर मुसन्निफ ने कहानी को आगे चलकर ऐसा मोड़ा और ऐसे पैचो खम दिए कि फिल्म की कहानी नौकर से टकराते हुए अपनी एक अलग राह पर चल पड़ी। और यही वजह है कि इस फिल्म ने साल 1961 की पहली फिल्म होने के साथ साथ उसी साल की पहली हिट फिल्म का एजाज भी हासिल किया। तो नाज़रीन, ये था फिल्म सुरैया का एक मुकम्मल और तफसीली रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म के हवाले से अगर आप मजीद कुछ जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए।
اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.